तो YouTube के एएमयू क्लास के कला वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो फटाफट कमेंट्स करना शुरू कर दीजिएगा मेरे उत्तर से पहले। आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे प्रश्न हैं आज भी, बिल्कुल कल की तरह, और उम्मीद करूंगा कि पसंद आएगा। और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आप लोग फॉलो बहुत लोग नहीं किए हैं। मैंने पहले भी बताया है कि 5 से 6 बजे के बीच में आपको क्विज मिलता है 5 प्रश्नों का, लेकिन बहुत शानदार होते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएंगे और उससे कोई हानि नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है कि 19वीं सदी में आधुनिक चित्रकला का जन्म हुआ। उत्तर प्रभाववाद से, यथार्थवाद से या अति यथार्थवाद से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद है। टॉप 30 प्रश्नों की आज श्रृंखला का कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए, लाइक शेयर कर लीजिएगा अगर वीडियो बीच में देखते देखते पसंद आए तो, और आखिरी तक बने रहिएगा अगर अच्छे प्रश्न फेस करने हैं तो। 19वीं सदी में आधुनिक चित्रकला का जन्म हुआ कौन से वाद से, हमारा पहला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है मित्रों प्रभाववाद से। 19वीं सदी में याद रखिएगा आधुनिक चित्रकला का जन्म प्रभाववाद से हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, वातावरण और प्रकाश किस कला आंदोलन के चित्रकारों का मुख्य विषय होता था। ध्यान दीजिएगा, वातावरण और प्रकाश कहाँ के कला आंदोलन के चित्रकारों का जो था वो मुख्य विषय होता था। मुख्य विषय, ठीक है। नव प्रभाववाद के कलाकारों का या उत्तर प्रभाववाद के कलाकारों के वातावरण और प्रकाश जो है मुख्य विषय था, या यथार्थवाद के या प्रभाववाद के। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, कमेंट्स लाइक शेयर के साथ आगे बढ़ते रहिए। और दूसरे प्रश्न का सही जवाब है मित्रों डी, प्रभाववाद कला आंदोलन के जो चित्रकार थे उनका मुख्य विषय क्या था। मुख्य विषय था उनका वातावरण और प्रकाश। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे वीडियो का कह रहा है, वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला बनाई थी। देखिएगा, वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला की बात कर रहा है। यहाँ श्रृंखला शब्द यूज किया गया, ध्यान दीजिएगा। किसने बनाई थी, मोने ने, माने ने, रोंदा ने या लोत्रेक ने। किस यूरोपीय कलाकार, किस पाश्चात्य कलाकार ने वाटर लिली नामक श्रृंखला बनाई थी। यह है हमारा दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है। और तीसरे प्रश्न का सही जवाब मित्रों हो जाएगा ए, मोने के द्वारा बनाई गई। ठीक है, और वाटर लिली भारतीय कलाकार की अगर बात करेंगे किसने बनाया था, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कुमुदनी के फूल, तो ए रामचंद्रन के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस प्रभाववादी चित्रकार ने चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया था। ध्यान दीजिएगा, प्रभाववादी चित्रकार थे वो इन ऑप्शन में जिन्होंने चित्रों को जो है विज्ञापन में प्रयुक्त किया था, चित्रों को विज्ञापन में यूज किया था। मेरी कैसेट ने, लोत्रेक ने, माने ने या मोने ने। तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बिल्कुल आप करते भी हैं, कहना नहीं है, लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए है कि वो शेयर जरूर कर दें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे फेसबुक ग्रुप पे चले जाएं, मेरे व्हाट्सएप पे चले जाएं, वहाँ भी, और यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इस चौथे प्रश्न का जो कहना है, इसका सही जवाब है मित्रों बी, लोत्रेक। वह लोत्रेक प्रभाववादी चित्रकार हैं जिन्होंने विज्ञापन में प्रयुक्त किया चित्रों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न कह रहा है, द वॉकिंग मैन मूर्ति का माध्यम क्या है। इसमें से क्या है, मूर्ति का नाम है द वॉकिंग मैन। वॉक मिस होता है टहलना, ठीक है, कह लीजिए टहलता हुआ, टहल रहा हुआ आदमी, टहलता हुआ आदमी, जो कहना आप कह लीजिए अपने भाव के अनुसार। यहां माध्यम पूछ रहा है, किस माध्यम में वो बना है, लोहा, एल्यूमिनियम, लकड़ी या कांस्य। ठीक है, यह है हमारा प्रश्न, द वॉकिंग मैन। बहुत अच्छा जो है प्रश्न है, और इसको बनाया है अगस्ट राडिन ने। अगस्ट राडिन जो थे उन्होंने इसको बनाया है द वॉकिंग मैन को, जो एक फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। और मित्रों हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है वो कांस्य में बना है। ये किस माध्यम में बना है, ये द वॉकिंग मैन कांस्य माध्यम में बना है द वॉकिंग मैन। और इस समय वो सुरक्षित कहाँ है ये भी जान लीजिए, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन डीसी में इस समय ये सुरक्षित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन का क्या कह रहा है, जापानी छापा चित्रों का विशेष महत्व
किस कला आंदोलन में है? ध्यान दीजिएगा, जापानी छापा चित्रों का जो विशेष महत्व है कौन सी कला आंदोलन में इनमें से है? घनवाद में, यथार्थवाद में, प्रभाववाद में या सुरीलवाद में? ठीक है, हर वाद के बारे में, हर कला आंदोलन के बारे में अभी तक पीछे से कह लीजिए तो 4-5 वीडियो को अगर फेस करेंगे तो लगभग पढ़ाया गया है। और कल मैंने एक प्रश्न पढ़ाया था जिसमें मैंने वाटर लिली के बारे में थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा था, तो आज कमेंट्स में मेरे था भी, किसी ने किया था कि सर वाटर लिली के कलाकार का नाम बता दीजिए। तो वाटर लिली जो है भारतीय कलाकार जहांगीर शाबावाला ने बनाया है चित्र वाटर लिली। ठीक है, जिनका कमेंट था उनका था जहांगीर शाबावाला ने बनाया है वाटर लिली। तो मित्रों, ये प्रश्न जो कह रहा है ये प्रश्न संख्या 6 है और इसका सही जवाब है प्रभाववाद में। जापानी छापा चित्रों का विशेष महत्व किस कला आंदोलन में रहा? प्रभाववाद में रहा। 7वें प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। देखिएगा प्रश्न संख्या 7 क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 7 का कहना है उकियो ए किस देश की छापा कला है? क्या पूछा है? उकियो ए ये कौन से देश की छापा कला है? जापान की, फ्रांस की, जर्मनी की या स्पेन की? ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं और बहुत जो है टॉप एकदम चुने हुए प्रश्न है आपके लिए, टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला का, जो कि डेली आपको 8 बजे रात में मिलते हैं। और यह है आपका 7वां प्रश्न जिसका सही जवाब है मित्रों ए, जापान का। उकियो ए किस देश की छापा कला है? जापान की छापा कला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार, यानी कि एक तो वो महिला है और दूसरे प्रभाववादी कलाकार हैं। महिला प्रभाववादी कलाकार इनमें से कौन है? रेनवार, माने, मैरी कैसेट या इनमें से कोई नहीं? इसमें से प्रसिद्ध प्रभाववादी महिला कलाकार के रूप में किसे हम जानते हैं? यह है हमारा प्रश्न संख्या 8 जो आपके स्क्रीन पे मौजूद है। और मित्रों, आप जो है इस समय पढ़ रहे हैं कुछ 19वीं शताब्दी के प्रश्नों की कुछ श्रृंखला, जो कुछ आगे पढ़ेंगे फिर आगे कुछ बदलाव होता रहेगा। 20वीं शताब्दी के बारे में मैंने पढ़ाया है, 19वीं शताब्दी में प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, ये सब आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका सी, मेरी कैसेट। ये एक महिला कलाकार है, प्रभाववादी कलाकार। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न पे देखिए क्या कह रहा है कि 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, घास पर जलपान किस कलाकार का चित्र है? चित्र का नाम है घास पर जलपान। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया है? मोने के द्वारा, माने के द्वारा, देगा या सोरा? किसने बनाया है घास पर जलपान? ठीक है, यह है आपका प्रश्न संख्या 9। और 9 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? माने ने इसको बनाया है। ठीक है, इसको जो है माने के इस चित्र को अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी जो हुई थी 1863 में, उसमें इस चित्र को शामिल किया गया था। ठीक है, माने के इस चित्र को उसमें शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जॉर्ज सोरा को हरा रसायन शास्त्री किसने कहा था? ध्यान दीजिएगा, हरा रसायन शास्त्री, यहां पे लिखा हुआ है हरा रसायन शास्त्री। किनको कहा था? जॉर्ज सोरा को कहा था। इसमें से किस शख्सियत ने, यूरोप के किस कलाकार ने इस कलाकार को हरा रसायन शास्त्री कहा था? पॉल सेजान ने कहा था या पाब्लो पिकासो ने कहा था उन्हें हरा रसायन शास्त्री से संबोधित किया था, या रेनवार ने या पॉल गॉगिन ने? किसने इसमें से सोरा को हरा रसायन शास्त्री कहा था? ठीक है, क्योंकि जो है सोरा, जॉर्ज सोरा पूरा नाम है उनका, वो नव प्रभाववाद के कलाकार थे। ठीक है, नव प्रभाववाद के कलाकार हैं जॉर्ज सोरा थे, और उनको हरा रसायन शास्त्री इसमें से कहने वाले जो थे वो थे आपके कलाकार पॉल गॉगिन। कौन थे? पॉल गॉगिन ने कहा था। ठीक है, 11वें प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा क्या कह रहा है। नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? काशिमिर मालेविच, कार्लो कारा, एडगर देगा
या द विंची। ठीक है, पुस्तक का नाम है नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड और इसके राइटर का नाम आपको कमेंट्स के माध्यम से पुटअप करना है। आज के रात के 8 बजे की टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके स्क्रीन पे चल रही है और उसका प्रश्न संख्या 11 पूछा गया है, जिसका सही जवाब है मित्रों ए। कासिमीर मालेविच ने लिखा है नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नौ लचीलवाद का घोषणा पत्र तैयार हुआ था किस सन में। ठीक है, नौ लचीलवाद का मैनिफेस्टो से संबंधित मैंने बहुत सारे प्रश्न पीछे भी दिए हैं और उसको बयान से पढ़िएगा, क्योंकि टीजीटी 21 में उस पर कई प्रश्न पूछे गए थे, आपको याद भी होगा। नौ लचीलवाद का जो मैनिफेस्टो है वो कौन से सन में तैयार किया गया था, 1910 में या फिर 1912 में, 1916 में या फिर 1920 में। क्या है, नौ लचीलवाद का घोषणा पत्र तैयार हुआ था। एक चीज़ और देखिएगा, इसमें विकल्प में एक मिसिंग हुआ है मित्रों, मुझे ध्यान नहीं आया है। मतलब जो विकल्प होना चाहिए था वो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसलिए मैं उसको बताऊंगा। इस ऑप्शन में है ही नहीं है जो मुझे ऑप्शन देना चाहिए था, और मेरे दिमाग में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहा है, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसमें से हम इस सी को ही ले लेते हैं यहाँ पे, चूँकि सी में राइट आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 16 नहीं होगा। 16 की जगह मित्रों इसको काट दीजिए, 1900। ठीक है, 1900, ध्यान दीजिएगा एक मिनट, 1918 ये रहेगा ऑप्शन, जो कि मैंने ध्यान कहीं भी रख सकते हैं आप ऑप्शन, जो कि मेरे ध्यान से हट गया है। नौ लचीलावाद का जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ था, घोषणा पत्र तैयार हुआ था, वो था सन 1918 में तैयार हुआ था, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं था कहीं, जो कि हमारे दिमाग से उतर गया। तो 1918 याद रखिएगा, किसी भी विकल्प में बस दिमाग रखिएगा, 1918 राइट आंसर होगा। ठीक है, 13वें प्रश्न पे चलिए, प्रश्न संख्या 13 को देख लीजिए क्या कह रहा है। वह यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में हमेशा लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। इसमें से एक यूरोपीय चित्रकार है जो नारी आकृतियों को, यानी नारी आकृतियों को में हमेशा लंबी गर्दन, मतलब नारी आकृतियों को बनाते समय हमेशा उनका लंबी गर्दन का चित्रांकन किया करते थे। क्या उनका नाम मिखाइल था, जिनका पूरा नाम है मिखाइल लैरियोनो, पूरा नाम है उनका मिखाइल, या फिर मोदी ग्लियानी था, या जॉन मीरो था, या जॉन कॉन्स्टेबल था। किस यूरोपीय कलाकार ने नारी आकृतियों में हमेशा उनकी गर्दनों को लंबा चित्रांकन किया है? 13वां प्रश्न यही पूछ रहा है और इसका सही जवाब है मोदी गिलियानी। कौन है? मोदी गिलियानी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से एक्शन पेंटर के दूसरे प्रसिद्ध चित्रकार हैं। एक्शन पेंटर के दूसरे प्रसिद्ध चित्रकार कह रहा है, कौन है? विलियम डी कुनिंग, जैक्सन पोलाक, मार्क रोथको, या इनमें से कोई नहीं। 14वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, और इस समय आप देख रहे हैं सुपर मैराथन श्रृंखला के टॉप 30 प्रश्नों के श्रृंखला, और एक से एक बेहतरीन प्रश्न उसमें मेंशन किए गए हैं। शुरू से अंत तक बने रहिएगा अगर हर प्रश्न को फेस करना है अच्छे से। तो इसका सही जवाब है मित्रों ए, विलियम डी कुनिंग। विलियम डी कुनिंग जो हैं वो एक्शन पेंटिंग के दूसरे सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं, और पहले में आते हैं जैक्सन पोलाक। ठीक है, जैक्सन पोलाक एक्शन पेंटिंग का जन्मदाता अमेरिका था, और जैक्सन पोलाक भी अमेरिका के ही रहने वाले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वें प्रश्न को देख लीजिए क्या पूछ रहा है। 15 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण किसने किया था? चित्र में किसका? फोटो रियलिज्म का चित्र में चित्रण करने वाले आधुनिक कलाकार कौन थे? प्रयाग झा चिल्लर, कंवल कृष्ण, ए रामचंद्रन, या विकास भट्टाचार्य। फोटो रियलिज्म का चित्रण चित्र में करने वाले कौन से आधुनिक कलाकार इसमें से हैं? यह है आपका प्रश्न संख्या 15, और कमेंट्स के उत्तर फटाफट देते रहिएगा लाइक शेयर के साथ। इसका सही जवाब है मित्रों डी, विकास भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16,
प्रश्न का कहना है कि इंस्टॉलेशन आर्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? इंस्टॉलेशन आर्ट, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, माने होता है, सही मायने में इंस्टॉलेशन आर्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चित्रकारी करना होता है, या फिर मूर्तिकारी करना होता है, स्थापित करना होता है, या फिर यह सभी। यानी कि इंस्टॉलेशन आर्ट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ये हमारा प्रश्न है आपके स्क्रीन का, प्रश्न संख्या 16। चलिए फटाफट उत्तर देते जाइए। तो मित्रों, उम्मीद है कि आप प्रश्नों को ड्रॉप कर रहे होंगे मेरे उत्तर से पहले। 30 में बेस्ट करिए आज के इस वीडियो में। और इसका सही जवाब है मित्रों सी, स्थापित करना। इंस्टॉलेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है या जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है स्थापित करना। 17वें प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 17 हमारा कह रहा है इंस्टॉलेशन कला निम्न में से होती है। ध्यान से देखिएगा, जो इंस्टॉलेशन कला है जिसका मतलब होता है स्थापित करना, भी आपने पढ़ा, निम्न में से होती है। त्रिआयामी होती है इंस्टॉलेशन कला, या द्विआयामी होती है, या दोनों ही होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला में टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस ये रखिएगा। हमेशा वीडियो में कुछ ना कुछ बेहतरीन मैं आपको देता रहता हूँ, बने रहिए। और जो 5 वर्षीय डिप्लोमा अगर किसी ने किया है, मैंने ग्रुप में भी डाला है, अगर हो तो वो मैसेज मुझे ज़रूर करें व्हाट्सएप पे, मैं उनसे संपर्क करना चाहता हूँ, कुछ मुझे उनसे जानना है, ठीक है। अगर किसी ने किया है तो ज़रूर संपर्क करें। 5 वर्षीय डिप्लोमा जो होता है कला का, उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए, हमारा ये 17वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है मित्रों ए, त्रिआयामी होता है। इंस्टॉलेशन कला जो होता है वो त्रिआयामी होता है, ठीक है, यानी त्रिआयामी कला है वो, कह लीजिए। 18वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस देश में पाप कला का उदय हुआ? पाप कला, इसका उदय किस देश को माना जाता है? अमेरिका को, जापान में पाप कला का उदय हुआ, इंग्लैंड में पाप कला का उदय हुआ, या फिर आपके चीन में पाप कला का उदय हुआ? इसमें से कौन से देश में पाप कला का उदय हुआ? पाप कला, जिसको हम पॉपुलर आर्ट भी कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था किसी दिन वीडियो में पीछे कि उसको हम जो है, याद रखिएगा, अगर कहीं आपसे पूछ दे तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। पाप को हम जो है पॉपुलर आर्ट भी कहते हैं। अगर कहीं कह दे कि पॉपुलर आर्ट तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो किस देश का है? यह है हमारा 18वां प्रश्न और इसका सही जवाब है इंग्लैंड में। कहाँ उदय हुआ था पाप कला का? इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वें प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है हमारा, इंग्लैंड के किस पाप कलाकार की प्रथम कृति प्रदर्शित हुई थी? पाप कला इंग्लैंड में पनपी, वहीं की उदय हुआ है, आपने अभी पढ़ा। और पूछ रहा है इंग्लैंड के वो कौन सा पाप कलाकार है जिसकी प्रथम कृति प्रदर्शित हुई थी? क्या वो, देखिएगा यहाँ रिचार्ज लिख दिया है, कभी कभी ध्यान नहीं आता है क्वेश्चन बनाते हुए, तो ये रिचार्ज नहीं है, ये रिचर्ड है। क्या है? रिचर्ड, ड होगा, रिचर्ड, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन में कुछ भी लिख जाता है। रिचार्ज नहीं है, रिचर्ड है। रिचर्ड हैमिल्टन, एदुआर्दो पाओलोजी, जिमडाइन, या विक्टर वाशरेली, इसमें से कौन है वो पाप कलाकार इंग्लैंड का जिसकी प्रथम कृति प्रदर्शित हुई थी? तो मित्रों, वो पाप कलाकार हैं आपके रिचर्ड हैमिल्टन। कौन है? रिचर्ड हैमिल्टन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से 19वीं कला आंदोलन के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, 19वीं कला मीन्स 19वीं सदी की कला की बात कर रहा है, ठीक है। 19वीं सदी की कला आंदोलन के अंतर्गत इसमें से कौन सी कला आती है? इंस्टॉलेशन आर्ट आता है, कंप्यूटर कला आता है, सर्वोच्चवाद आता है, या नव प्रभाववाद आता है? इसमें से कौन सी कला है जो आपके 19वीं सदी की कला के अंतर्गत आती है? ठीक है, यह है हमारा प्रश्न संख्या 20 और इसका सही जवाब मित्रों हो जाएगा आपका डी, नव प्रभाववाद जो है वो 19वीं कला आंदोलन के अंतर्गत आती है। प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न जो है आपका देखिएगा टॉपिक
ऑटोमेटिक आपका टॉपिक चेंज होता रहेगा बीच बीच में, तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा हर बीच में। आइए 21वां प्रश्न जो है हमारे स्क्रीन क्या कह रहा है, निम्न में से किस भगवान के चार मुख, मुख्य नहीं है मुख है, देखिएगा ये मुख्य नहीं है, मुख की बात कर रहा है, सिर्फ मुख चेहरे की बात कर रहा है, ठीक है। निम्न में से किस भगवान के चार मुख चार वेदों के प्रतीक है। जो चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इसमें से कौन से भगवान हैं जिनके चार मुख चार वेदों के प्रतीक हैं। शिव के, ब्रह्मा के, विष्णु के या गणेश के, ठीक है। फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा अगर आपको वहाँ भी क्वेश्चन के कुछ वीडियो अच्छे चाहिए तो इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों बी, ब्रह्मा के चार मुख चार वेदों के प्रतीक हैं, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न कह रहा है 22वां प्रश्न का कहना है कि भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव क्रोध का प्रतीक है। ध्यान से देखिएगा, क्या पहले मैंने प्रश्न क्या पूछा ये देखिएगा पहले। भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव जो क्रोध है उसका प्रतीक रंग कौन सा है, ठीक है। यानी अस्थाई भाव क्रोध, क्रोध की बात कर रहे हैं, जो अस्थाई भाव क्रोध है उसका जो प्रतीक रंग है क्रोध का वो श्याम है, श्वेत है, रक्त है या पीत है, ठीक है। बहुत सुंदर और वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस तरह के प्रश्न दिमाग में आते हैं तो बना देता हूँ और यही सोच के बनाता हूँ कि किसी भी कंपटीशन में किसी भी राज्य के कला के किस तरह के प्रश्न पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हर एंगल से तैयार रहना पड़ेगा आपको। तो प्रश्न को फिर से समझ लीजिए ध्यान से कि भरत मुनि के अनुसार जो अस्थाई भाव क्रोध है उसका प्रतीक रंग क्या बताया उन्होंने, ये है प्रश्न हमारा और इसका सही जवाब है मित्रों सी, रक्त बताया। तो रक्त आपको जानते हैं किस कलर का होता है रक्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 23 स्क्रीन पे मौजूद है, ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। किसने कहा था, कोटेशन है, कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। इसमें दो चीजें पॉइंट जो है कॉमन मार्क करके रखिएगा। जिसने भी ये कहा था उसमें उन्होंने क्या कहा है कि कलाकार जो होता है कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, यानी कलाकार जो होता है कोई एक अलग प्रकार का मनुष्य नहीं होता है बल्कि मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। मनुष्य होता है जो एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है, ना कि कलाकार कोई कुदरत का दिया हुआ एक विशेष प्रकार का जो है चीज होता है, वो भी मनुष्य होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं है बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार है। हर मनुष्य, तो सही बात है, हर मनुष्य कहीं ना कहीं एक विशेष प्रकार का कलाकार है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें कि एक कारपेंटर को ले लिया जाए तो वो भी अपने आप में एक कलाकार है कि लकड़ियों को एक से एक डिजाइन को बनाता है, कोई जरूरी नहीं कि पेंटर ही सिर्फ कलाकार हो। तो किसने कहा, आनंद कुमार स्वामी ने, वात्स्यायन ने, लामा तारानाथ ने या मुल्क राज आनंद ने। इसमें से किस कला इतिहासकार, कला समीक्षक या कह लीजिए कला के गुरु जो भी कह लीजिए उनके द्वारा कहा हुआ एक कोटेशन है। तो मित्रों ये कोटेशन कहा है आपके डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। किसने, आनंद कुमार स्वामी ने ये कोटेशन कहा था और बहुत अच्छी बातें कही थी उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 24 नंबर, भारत में वह समकालीन कलाकार जो समीक्षावादी शैली से संबंधित है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक शब्द है समीक्षावादी शैली। समीक्षावादी शैली से संबंध रखते हैं भारत की इसमें से कौन से समकालीन कलाकार, ए रामचंद्रन, प्रयाग झा चिल्लर या प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। इसमें से वो कौन से कलाकार हैं समकालीन जो समीक्षावादी शैली से ताल्लुकात रखते हैं, संबंध रखते हैं, जो कह लीजिए अपने शब्दों में, ठीक है। तो टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला में इस समय आप हैं 24वें प्रश्न पे और मुझे उम्मीद है कि आपके कमेंट्स मेरे उत्तर से पहले आ रहे होंगे, फाइनल सबमिट से पहले बेस्ट देंगे। इसका सही जवाब है डी, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल समीक्षावादी शैली से संबंध रखते हैं भारत के। 25वां प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है हमारा, द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट। क्या लिखा है, द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट। इस पुस्तक के राइटर कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर, नारायण मुनि, हीगल या बुद्ध घोष। ठीक है, कौन है इस पुस्तक के राइटर
द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट। चलिए फटाफट बताइए तो कमेंट्स में। 25वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पे और सही जवाब मित्रों इस प्रश्न का यानी 25 का सही जवाब जो है वो है आपका सी, हीगल का है द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट लिखा हुआ बुक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्णन के अनुसार, मतलब वर्णन यानी व्याख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वर्णन के अनुसार किस ग्रंथ में यक्ष ने यक्षिणी का चित्र धातु रंग से बनाया था। यानी उस ग्रंथ के वर्णन के अनुसार, मतलब पूरी भाव को मेरे समझ लीजिए, मैंने प्रश्न किस तरह से पूछा है तो मैं यहाँ समझा देता हूँ, लेकिन एग्जाम में कभी इस तरह आए तो आपको समझना पड़ेगा। यानी उस ग्रंथ के वर्णन के अनुसार, उस ग्रंथ के व्याख्या के अनुसार यक्ष ने यक्षिणी का जो चित्र बनाया था वो धातु रंग से बनाया था। तो ये वर्णन मेघदूत में मिलता है या अभिज्ञान शकुंतलम में, पद्मावत में या रामचरितमानस में। किस ग्रंथ में यह वर्णन मिलता है कि यक्ष ने यक्षिणी का चित्र धातु रंग से बनाया था। शानदार प्रश्न है और बिल्कुल घुमा के दिया है मैंने, मुझे बस ये देखना है कि आप इसके भाव को कैसे पकड़ते हैं। 26वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है मेघदूत। कालिदास की लिखी मेघदूत जो ग्रंथ है उसमें वर्णित है कि यक्ष ने यक्षिणी का चित्र किस रंग से बनाया था, धातु रंग से। तो कभी कभी आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि मेघदूत के वर्णन के अनुसार यक्ष ने यक्षिणी का चित्र निम्न में से इस रंग से बनाया था, तो वहां आपको याद रखना है धातु रंग, बस यही चेंजिंग करेगा। 27वां प्रश्न देख लीजिए आप। 27वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से ध्वनि सिद्धांत के व्याख्याकार हैं। ध्वनि सिद्धांत के व्याख्याकार, रचनाकार, लेखाकार, लेखक, राइटर, जो शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं एक ही भाव कहना चाहते हैं कि ध्वनि सिद्धांत के कौन है लेखक। आचार्य भामा हैं, आचार्य वामन हैं, आचार्य क्षेमेंद्र हैं या आनंद वर्धन। किसने ध्वनि सिद्धांत का व्याख्या की, रचना की, लिखा, राइटर हैं, कवि हैं कह लीजिए। तो यह है हमारा 27वें प्रश्न का कहना और इसका सही जवाब है डी, आनंद वर्धन का है आपका ध्वनि सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है निम्न में से देवताओं के प्रमुख शिल्पी का क्या नाम था। अब यहां देखिए एक शब्द है शिल्पी। अगर मेरा वीडियो आपने देखा है पीछे का तो वहां मैंने इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न बनाया है पीछे के वीडियो में, इसी वीडियो के पिछले वाले वीडियो में मैंने बनाया है कि शिल्पी जो है निम्न में से कलाकार को क्या कहा जाता है। इसमें से तो शिल्पी जो होता है वो कलाकार कहलाता है, हिंदी में सही माने कलाकार, शिल्पी कहा गया है कलाकार को। प्राचीन समय में कलाकार को शिल्पी कहा जाता था। तो यहाँ कह रहा है कि देवताओं के प्रमुख शिल्पी का क्या नाम है, मतलब देवताओं में प्रमुख कलाकार किसको कहा गया, ब्रह्मा को, विश्वकर्मा को, गणेश को या पार्वती को। यह कहने का मतलब हो गया अर्थ हमारा। और इसका सही जवाब है विश्वकर्मा को जो है प्रमुख शिल्पी कहा गया। ठीक है, किसमें, देवताओं में। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का लोक कला मांडना के लिए किस लकड़ी से बने ब्रुश प्रयुक्त किए जाते थे। लोक कला कौन सा, मांडना जो लोक कला है उसके लिए कह रहा है कि किस लकड़ी के बने ब्रुश इस्तेमाल किए जाते थे। मतलब मांडना जो लोक कला है उसको बनाने के लिए लकड़ी का ही ब्रुश इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आपका क्लियर हो गया। ऊपर कभी आपसे पूछ दे कि मांडना लोक कला में ब्रुश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है निम्न में से क्या, तो आपको याद होना चाहिए लकड़ी। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सी लकड़ी का ब्रुश बनाया जाता है मांडला लोक कला में, बांस की लकड़ी का या खजूर की लकड़ी का, दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। तो सुपर टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला का 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और यहाँ तक जो भी पहुंचा होगा मुझे उम्मीद है कि वो अपनी तैयारी बेस्ट रखा है, तो लाइक शेयर के साथ आगे बढ़ेगा और फाइनल सबमिट करेगा। इसका सही जवाब है मित्रों दोनों ही। ठीक है, बांस की लकड़ी और खजूर की लकड़ी, दोनों ही लकड़ी का इस्तेमाल मांडना की लोक कला में ब्रश के रूप में किया जाता है। ठीक है, और वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी लोक कला को
पासवान लोगों ने आगे बढ़ाया था? ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। पासवान एक बिरादरी होती है, आपको भी पता है। पासवान लोग जो टाइटल लिखे हैं, फला पासवान फला पासवान, तो उसी पासवान की बात है। पासवान एक जाति बिरादरी हमारे भारत देश में और भी जगहों पे लोग हैं होती हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी लोक कला है जिसको पासवान बिरादरी के लोगों ने आगे बढ़ाया था। पासवान के अलावा हमारे हरिजन भी लोग आते हैं, उन्होंने भी इसमें योगदान दिया, ठीक है। और एक और बिरादरी आती है उसमें, मतलब 3 बिरादरियां उसमें जो है मुख्य हैं जिनका रोल अदा रहा इस लोक कला को बढ़ाने में। तो कौन सा है वो लोक कला? कलमकारी लोक कला की बात हो रही है यहाँ पे, या सोहराई, रंगोली की, या गुदना की, किसकी बात हो रही है? ठीक है। आखिरी प्रश्न और बहुत ही मजा हुआ प्रश्न, फाइनल सबमिट कर दीजिए मेरे उत्तर से पहले और बताइए कि आज 30 में कितना सही किया। तो मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब है डी, गुदना। गुदना जो है उसको बढ़ावा दिया हमारे भारत के लोक कला में पासवान बिरादरी ने, हरिजन बिरादरी ने, और एक और बिरादरी है, दिमाग में नहीं चढ़ा है, मतलब 3 बिरादरियां हैं जिनका योगदान रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो और उसमें बताए गए प्रश्न आपको बेहद पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ 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 कमेंट्स, लाइक और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इजाज़त, आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।